तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे जितने भी आप लोग के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सब तो इंक्लूड हैं ही, उसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। ऑल दो इसके बाद भी देखिए कोई भरोसा नहीं है कि इसमें से आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है 2 मार्क्स मेडिसिनल में तो कहीं से भी बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 2 मार्क्स में आप लोगों से किसी भी ड्रग की सिंथेसिस पूछ लेते हैं, किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो देखिए बनने को तो कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया हुआ है। बाकी थोड़ा सा इस तरीके से भी हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों ने थोड़ा कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप लोग कुछ पढ़ ले, है ना, कुछ समझ में आ जाए आप लोग को। तो काफ़ी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यूनिट वाइज इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग को प्रॉपर यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो हमारा डिस्क्राइब द एक्शन स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि जो आप लोग की यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 में आप लोग को 2 चीज़ें पढ़नी है। एक हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, ठीक है, और दूसरा हमारा एंटी नियोप्लास्टिक। अब एंटी हिस्टामिनेट, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जैसा इसका नाम ही है एंटी हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन को अपोज करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस वाले चैप्टर में हमें हिस्टामिन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना था। तो हिस्टामिन के देखिए हिस्टामिन क्या होता है। तो हिस्टामिन हमारे एक टाइप का अमीन ऑटोकॉइड होता है, ऑटोकॉइड होता है, ठीक है, दैट प्लेज सेवरल क्रूशियल रोल इन आवर बॉडी। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये ऑटोकॉइड क्या होता है। तो ऑटोकॉइड देखिए हमारी बॉडी की वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से रिलीज करती है, और ये जहाँ रिलीज होते हैं, है ना, ये जहाँ रिलीज होते हैं वही हमारी बॉडी में कह सकते हो कि अपना एक एक्शन शो करते हैं, मतलब कि लोकल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। इट एक्ट्स एज अ लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन का लोकल मतलब कि लोकली, है ना, कि ये अपने आस पास वाली जगह पे ही, जैसे मान लीजिए कि हमारे अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में हैंड के पास रिलीज हुए हैं तो हैंड के पास ही काम करेंगे। तो ये बॉडी में वैसे रिलीज बहुत अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन जहाँ रिलीज होते हैं वहीं पे अपना एक्शन शो करते हैं। और इनका एक्शन बेसिकली होता क्या है, ये थोड़ा सा हमारी बॉडी में इचिंग, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, इन सब का काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं। देखिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो नहीं अच्छे होते हैं, अगर लिमिटेड हो रहे हैं तो अच्छे भी होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी देखिए इट इज स्टोर्ड इन इनएक्टिव, और बाकी ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे जो मास्ट सेल और बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें हमारे रिलीज मतलब स्टोर रहते हैं, और यहाँ पे जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो यहाँ पे जो है एक्टिवेट होकर वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। अब बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर जो है हमें हिस्टामिन का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारी एक इमिडाजोल रिंग होती है और एक इथाइल अमीन की साइड चेन हमें देखने को मिलती है। तो सिंपल सा, बहुत खास मतलब कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस इसकी बहुत सिंपल है। इसकी सिंथेसिस हमें यहाँ पे हिस्टिडीन से देखने को मिलती है। तो हिस्टिडीन देखिए, हिस्टिडीन का जब हम लोग यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, यानी कि ये जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो हम लोग यहाँ पे इसको देखिए रिमूव करा देते हैं, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये जो हमारा COOH ग्रुप है ये हमारा हट जाता है, और हमें यहाँ पे सिंपल सा हमारा हिस्टामीन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा हिस्टामीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने एक्शन ऑफ हिस्टामिन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हिस्टामिन के भी हमारे यहाँ पे 4 रिसेप्टर देखने को मिलता है। एक हमारा H1 होता है, एक हमारा H2 होता है, एक हमारा H3 होता है, एक हमारा H4 होता है, और इन्हीं सब पे बाइंड करके हमारा हिस्टामिन अपना एक्शन शो करता है, कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये सारे रिसेप्टर ना अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं, जिसमें से सबसे प्राइम जो हमारा रिसेप्टर होता है वो हमारा H1 होता है। मतलब यही हमारा वो रिसेप्टर होता है जिसमें हमारा हिस्टामिन सबसे ज़्यादा बाइंड करता है, और यहाँ पे क्या करता है, अपना जो भी कह सकते हो एक इचिंग वाला रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एज इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि देखिए बेसिकली हमारा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कुछ बाहर से अगर कोई एंटीजन वगैरह आता है तो ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। इट कॉज सेवरल सिम्टम्स सच एज इचिंग, स्वेलिंग एंड इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। तो यहाँ हमारी बॉडी में देखिए क्या करता है भाई, जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई भी बाहर से कोई पार्टिकल आया जो कि हमारी बॉडी एक फॉरेन पार्टिकल की तरह, एंटीजन की तरह अगर हमारी बॉडी में आता है, तो ये क्या करता है, ये हमारा जो है कह सकते हो इचिंग कराता है, स्वेलिंग कराता है, ठीक है, हमारी बॉडी को एक कह सकते हो एक सिग्नल देता है, जिसकी वजह से मतलब हमारी बॉडी में जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसके थ्रू मतलब एक सिग्नल हमारी बॉडी को आता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बाकी देखिए हिस्टामिन कॉज ब्लड वेसल टू डाइल्यूट एंड बिकम मोर परमिएबल। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया विच हेल्प्स इम्यून सेल्स रीच टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी मोर एफिशिएंटली। देखिए आप सिंपली समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है,
ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, और यहाँ पे हमारा कह सकते हो कुछ भी इंजरी वगैरह हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो भाई देखो हमारी बॉडी में कुछ भी इंजरी वगैरह होती है तो कौन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? हमारा इम्यून सिस्टम हमारा। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम में हमारी क्या होती है? हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो इन डब्ल्यूबीसीज को यहाँ पे आना भी तो पड़ेगा इस वाली जगह पे। तो ये वाली जगह पे क्या आती कैसे हैं? देखिए, ये सबसे पहली बात, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है, ब्लड वेसल डाइल्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट डायलेट हो जाती हैं, सॉरी यहाँ पे डायलेट होगा, ठीक है। तो ये जब ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो गई तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो थोड़ा सा, मतलब ये नॉर्मल और ये हमारे थोड़ा डायलेट हो गई, चौड़ी हो गई, तो यहाँ पे इनका क्या होगा भाई? ब्लड फ्लो बहुत ही इजीली होगा और यहाँ पे परमिएबल हो जाती है। यानी कि देखिए, थोड़ा ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हमारी यहाँ पे थोड़ा परमिएट होती है, यानी इनके 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 अंदर कुछ थोड़ा सा स्पेस भी होता है, लेकिन ये पहले बहुत कम होती है। लेकिन जब यहाँ पे हमारा जो है हिस्टामिन है, जब ये रिलीज होती है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा परमिएबल हो जाती है, ठीक है। इनके अंदर जो भी स्पेस है हमारे ब्लड वेसल्स में वो बढ़ जाता है, जिसके थ्रू हमारे क्या होता है, जिसके थ्रू जो हमारी डब्ल्यूबीसीज है वो हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल से बाहर आके, और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी इंजरी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है, और जब पहुँच जाती है तो अपना एक्शन शो करती है। बाकी देखिए, इसके अलावा ये अपना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह हो गया, और इन स्टमक की बात करते हैं हमारा जो है पैराइटल सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जो कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करती है। यानी देखिए, आपको इतना तो पता होगा ही कि जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, तो स्टमक में हमारा क्या होता है भाई? स्टमक में हमारा HCl देखने को मिलता है। तो ये जो HCl होता है, ये जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा रिलीज कौन करती है? रिलीज करती है पैराइटल सेल्स, ठीक है। और इन पैराइटल सेल्स को गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करने के लिए हमारे बहुत सारे फैक्टर से स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन उनमें से ही एक फैक्टर हमारा यहाँ पे हिस्टामिन भी होता है। यानी कि हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर, देखिए, जब हमारा हिस्टामिन अपने H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तब हमारे यहाँ पे क्या करता है? ये हमारे HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि देखिए, ये हमारी बॉडी में जो है गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को भी बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन देखिए, अब ये जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि ये हमारी बॉडी में HCl को प्रोड्यूस कर रहा है वो गलत चीज़ है, क्योंकि HCl तो हमारे स्टमक में HCl का होना जरूरी है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम कब करेगा? प्रॉब्लम तब करेगा जब कुछ ज़्यादा ही बाइंड होने लगे, कुछ ज़्यादा ही हमारी बॉडी में HCl सीक्रेट करने लगे। तो देखिए, प्रॉब्लम, हाँ, हिस्टामिन कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए हिस्टामिन अगर ना रिलीज हो तो हमारी डब्ल्यूबीसीज वगैरह कैसे अपना काम करेंगे? तो हिस्टामिन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अब अगर कुछ ज़्यादा ही रिलीज होने लगे तो हिस्टामिन एट लास्ट में करता क्या है? एट लास्ट में हिस्टामिन हमारा इचिंग करता है, स्वेलिंग करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर होने लग जाए तो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो कुल मिला के भैया कि हमारा बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज करेगा। और इन ब्रेन, देखिए, ब्रेन में भी यहाँ पे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, एंड इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल एपेटाइट एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। तो ये हमारा जो है कह सकते हो हमारे जो सोने उठने का एक साइकिल बनता है, ठीक है, हमारी जो भूख वगैरह होती है, हमारी जो याद करने की मेमोरी होती है, उन सभी चीज़ों को भी हमारे यहाँ पे ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो बहुत सारे इसके एक्शन हमें देखने को मिलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे हिस्टामिन के एक्शन को रोकते हैं। अब हिस्टामिन हमारा क्या करता है? हिस्टामिन मेनली हमारा एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। तो हिस्टामिन के एक्शन को रोकने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को यहाँ पे इनिबिट करने का काम करते हैं। दे वर्क में, और ये हमारी हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, जो कि हमारा केमिकल होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा आ जाता है क्लासिफाई हिस्टामिन रिसेप्टर्स। तो हिस्टामिन के देखिए सिंपली हमारे 4 रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 और H4। यहाँ पे आप लोग रिसेप्टर आगे लिख देना, बस इतना काफ़ी है अगर आप लोगों से पूछते हैं। अब इसको सबको आप लोग एक्सप्लेन थोड़ी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। अब ये क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स में वैसे कभी नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लासिफिकेशन आप लोगों से जरूर पूछते हैं, तो क्लासिफिकेशन देखिए आप, ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। देखिए, वैसे तो हमारे हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं, लेकिन जो हमारा H3 और H4 है उनका रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो नहीं होता है, बल्कि जो H3 होता है उसको तो माना जाता है कि वो हमारा एंटी हिस्टामिनिक की तरह ही काम करता है। तो मेनली जो हमारा, आप सुनिए, आप जो हमारा हिस्टामिन है, ये मेनली जो अपना एक्शन है ना, ये अपना एक्शन जो है मेनली अपने H1 और H2 रिसेप्टर पे ही बाइंड होकर दिखाता है। तो अगर हमें हिस्टामिन के एक्शन को रोकना है तो हमें यहाँ पे इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो ये हिस्टामिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और जब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो एक्शन कैसे शो करेगा? तो यहाँ पे देखिए, अब H1 को ब्लॉक करना है तो H1 एंटागोनिस्ट देंगे, और अगर H2 को करना है तो H2 एंटागोनिस्ट देंगे। लेकिन अब आप लोग एक चीज और समझिए कि जो हमारा H1 है ना, यही हमारा मेन हिस्टामिन का रिसेप्टर होता है। यानी कि जो जितने भी टाइप की हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, ये हिस्टामिन तभी शो करता है जब ये अपने H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो मेन हमें यहाँ पे इसी पे काम करना है, यानी कि एक्चुअल जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होती हैं वो H1 एंटागोनिस्ट ही होती है। अभी जो H2 एंटागोनिस्ट है, तो देखिए H2 रिसेप्टर कहाँ मिलता है? H2 रिसेप्टर हमें हमारी गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में देखने को मिलता है। तो ये H2 रिसेप्टर भी हमारा जो है H2 पे बाइंड करके हमारा हिस्टामिन को एलर्जिक रिएक्शन को नहीं रोकता है, बल्कि जब हमारी बॉडी में कह सकते हो एसिडिटी का लेवल बढ़ता है तब हम लोग H2 एंटागोनिस्ट देते हैं। H2 एंटागोनिस्ट को कभी भी हम लोग एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए नहीं देते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब H1 एंटागोनिस्ट में भी हमारे दो जनरेशन की ड्रग आती है, एक हमारा फर्स्ट जनरेशन है, एक हमारा सेकंड जनरेशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी ये हमारी जो है इसके अंदर कुछ ड्रग्स होती हैं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। और हाँ, नोट्स इसकी यहाँ पे हम लोगों ने दे दी है टेलीग्राम पे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लेना। और ये हमारी H2 एंटागोनिस्ट होती हैं, तो इसके अंदर भी हमारी सिमेरिडिन, फेमोरिडिन, रेनिडिन, ये हमारी कुछ ड्रग्स आ जाती हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने H1 एंटागोनिस्ट के बारे में, तो यही देखिए, यही हमारी मेन हमारी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होती हैं। तो दीज आर द क्लासिकल, यानी कि यही हमारी मेन क्लासिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होती हैं दैट ब्लॉक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन एंड यूज्ड इन एलर्जिक कंडीशन। और जितनी भी टाइप की हमारी बॉडी में एलर्जिक कंडीशन होती है, जैसे सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम लोग यहाँ पे इन्हीं एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे H1 एंटागोनिस्ट ही देते हैं, H2 एंटागोनिस्ट हम लोग नहीं देते हैं। दे ब्लॉक हिस्टामिन H1 रिसेप्टर, तो ये हमारी बॉडी में H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। बाकी H1 एंटागोनिस्ट हमारे रिड्यूस करती हैं सिम्टम्स, जो कि हमारे एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि इरिटेशन, इचिंग, स्नीजिंग, रनी नोज, ये सभी चीज़ें हमारी कब होती है, जब हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ये हमारे इन सारे एक्शंस को रोकने का काम करती हैं। और बाकी देखिए, H1 एंटागोनिस्ट को भी हम लोग यहाँ पे दो क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक हमारा फर्स्ट जनरेशन, एक हमारा सेकेंड जनरेशन। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर सिंथेसिस आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और बाकी हमारी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन होती है, जो कि मेनली हमारे सीजनल एलर्जीज, ठीक है। और इसकी देखिए वैसे ये एंटी हिस्टामिनिक की तरह तो काम करती है, लेकिन इसके अलावा ये हमारा जो है एंटी इमेटिक, एंटी पार्किंसन, एंटी टसिव और हिप्नोटिक, मतलब हिप्नोटिक एजेंट की तरह भी काम करती है। तो ये कैसे, मतलब देखिए अभी हम लोग देखते हैं। तो यही चीज़ है कि H1 और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में यही मेजर डिफरेंस होता है, अभी हम लोग देखेंगे। सिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस देखिए इसकी हमारी जो है डाइफिनाइल मीथेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने Br2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे से हमारा सिंपली हमारा एक HBr निकल जाता है और एक हमारा Br जो है इस CH के साथ आके बाइंड हो जाता है, और हमें जो है अपना डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन देखने को मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने डाई मिथाइल अमीनो एथेनॉल से कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर हमारे यहाँ पे जो OH है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो OH है, तो ये OH हमारा यहाँ पे जो है इस CH Br के साथ आके अटैच हो जाता है, और यहाँ से भी हमारा HBr निकल जाता है, ठीक है। और बाकी ये ग्रुप हमारा जो है कुछ इस तरीके से आके अटैच हो जाता है, और हमें यहाँ पे डाइफेनहाइड्रामीन देखने को मिल जाता है। अब सिंपल सी बात है, डाइफेनहाइड्रामीन मिल गया, अब इसके साथ हम लोग यहाँ पे HCl को ऐड कर देंगे, तो हमारा डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। तो चाहे आप लोगों से डाइफेनहाइड्रामीन बोले, चाहे डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बोले, सेम ही रहने वाली सिंथेसिस। अगर डाइफेनहाइड्रामीन बोलते हैं तो यहाँ पे रोक दीजिएगा, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं तो यहाँ तक लिख दीजिएगा बस। बाकी देखिए हम लोग बात करें अपने डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजीन के बारे में, तो प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड भी हमारी टाइप की जो है हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होती है प्रोमेथाजीन का, और ये भी हमारी जो है एक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की तरह काम करती है और फर्स्ट जनरेशन में बिलोंग करती है। अब ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। सिंथेसिस की बात करें, तो सिंथेसिस देखिए इसकी हमारे यहाँ पे फिनोथायाजीन से स्टार्ट होती है। तो फिनोथायाजीन की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने NaNH2 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे इस NaNH2 का Na यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, और जो NH2 और ये NH3 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंपली देखिए ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने 2NN डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। और ये देखिए इसमें से क्या होता है, ये Na और ये Cl, ये NaCl हमारे अलग हो गए, और यहाँ से ये CH2 देखिए, ये CH2 जो है हमारा इस N के साथ डायरेक्टली जो है यहाँ से जुड़ जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा CH2 जो CH हो गया, और ये हमारा ये वाला CH हो गया, ये हमारा CH3 ये वाला, और ये हमारा N, और ये CH3 सेम ही है, बस थोड़ा सा जो है इस फॉर्म में हमारा जोड़ दिया गया, और ये हमारा प्रोमेथाजीन जो है बन जाता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट के बारे में, तो इनके देखिए इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो हमारा होता है इनकी एबिलिटी टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी देखिए इसमें जो हमारी H1 एंटागोनिस्ट होती है, तो ये जो H1 एंटागोनिस्ट है ना, ये क्या करती हैं, ये हमारा जो है BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती हैं। और जब हमारा कोई ड्रग हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, तो वो क्या होगा, वो हमारे ब्रेन से जाके इंटरेक्ट करेगी, और ब्रेन से इंटरेक्ट करने पे क्या होता है, ये हमारा थोड़ा सा सिडेशन वगैरह कॉज करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ये एक नींद की दवा की तरह भी काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट है, सॉरी सेकंड जनरेशन है, वो हमारी स्पेसिफिकली H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है, वो हमारा कोई अलग सा एक्शन नहीं शो करती है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट में क्या है, क्रॉस द BBB, दीज ड्रग्स आर लाइपोफिलिक एंड इजिली पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर लीडिंग टू CNS इफेक्ट सच एज सिडेशन एंड ड्राउजीनेस। तो यहाँ पे देखिए इस CNS इफेक्ट भी शो करती है, नॉन सेलेक्टिव। और इसके अलावा इनकी जो सेकंड थोड़ा सा एक कह सकते हो बहुत ही
अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि दे में इंटरेक्ट विद अदर रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे H1 रिसेप्टर पे तो जाके कह सकते हो अपना काम करती हैं, उसको तो ब्लॉक करती हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो हमारे मास्कुलिनिक रिसेप्टर, हमारे सेरोटोनिन रिसेप्टर, हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे भी अपना एक्शन शो करती हैं, उनको भी ब्लॉक कर सकती हैं, कॉजिंग एडिशनल साइड इफेक्ट लाइक ड्राई माउथ, डिजीनेस एंड ब्लड विजन। तो ये सारे हमारे इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जबकि जो हमारी सेकंड जनरेशन एंटागोनिस्ट है ये हमारी बहुत अच्छी होती है आज के दिन में, क्योंकि हमारी ट्रिपल बी को जो है क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ अपना जो है कह सकते हो इनके अंदर बहुत ही मिनिमल सी है, मतलब देखिए थोड़ा बहुत हो सकता है क्रॉस कर जाए, लेकिन बहुत ही मिनिमल सीएनएस पेनिट्रेशन होता है। इसकी वजह से इनसे या तो बहुत कम या तो बिल्कुल भी हमें सिडेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सिडेशन मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि नींद वगैरह आ रही है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टिव फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टर, यानी कि ये हमारे मेनली जो भी हमारे पेरिफेरल यानी कि जो हमारी बॉडी के पेरिफेरल टिश्यूज हैं, ठीक है, उन्हीं के H1 रिसेप्टर पे हमारा ये एक्शन शो करती है। तो यहाँ पे ये इनकी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हो जाती है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सेट्रिजिन और सिट्रिजिन एंड लिवोसिट्रिजिन के बारे में, तो देखिए सिट्रिजिन हमारा जो है सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट होता है और ये हमारे बहुत ही पुअरली ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करता है, इसलिए इसकी वजह से हमें कोई भी, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत हो सकता है सिडेशन हो, लेकिन बहुत ही माइल्ड होता है, यानी कि बिल्कुल बहुत ही कम हमें जो है सिडेशन देखने को मिलता है। बाकी ये मेनली हमारा जो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की तरह ही काम करती हैं। ये हमारा इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाता है। और यूजेस की बात करें तो यूजेस देखिए वही है कि हमारा जो है एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, और उसके अलावा जो भी हमारा रनी नोज हो गया, ठीक है, इचिंग हो गए, और हमारा स्किन रैशेज, इन सब के ट्रीटमेंट में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। लिवोसिट्रिजिन की बात करते हैं, ये हमारा देखिए ये हमारा सिट्रिजिन का ही एक लिवोरोटेटरी इनैंशियोमर होता है और ये 30 टाइम मोर एक्टिव होता है इसकी डेक्स्ट्रोफॉर्म से, और ये भी हमारा जो है रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और ये यहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और यूजेस की बात करें तो हमारा यूजेस का भी सिंपल वही है कि जो हमारी सीजनल एलर्जीज होती हैं, और यहाँ पे देखिए, और जो भी हमारे मतलब कि ये जो है काफ़ी कम मतलब 6 साल के जो भी चिल्ड्रंस हैं उनके उनसे ऊपर जो भी हैं, ठीक है, उनमें हमारा यहाँ पे यूज देखने को मिल सकता है। बाकी इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सिम्टम्स लाइक वाटरी आइज, रनी नोज, तो इन सब में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए H2 रिसेप्टर हमारा जो है हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं ये हमारी स्टमक एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं, क्योंकि जो हमारा हिस्टामिन है जब वो अपने H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या करता है, हमारे स्टमक के एसिड को बढ़ाता है। तो ये जब बाइंड होंगे तो हमारा रिड्यूस कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। द H2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पैराइटल और ये हमारे पैराइटल सेल में प्रेजेंट होता है। नाउ देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो H2 एंटागोनिस्ट हेल्प डिक्रीजेज एसिड प्रोडक्शन, यानी कि एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं। दीज ड्रग्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट कंडीशंस रिलेटेड टू एक्सेस स्टमक एसिड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारी बॉडी में जो है कुछ हमारी बॉडी में जब एसिड का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे जिसमें हमारा GERD गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज हो गया, और पेप्टिक अल्सर हो गया, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये सभी हमारी ऐसी डिजीज होती हैं जहाँ पे हमारी एसिड का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में। तो उस टाइम इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग H2 एंटागोनिस्ट देते हैं। और ये हमारी देखिए 3 टाइप की होती है, मतलब मेनली जो H2 एंटागोनिस्ट होती हैं वो हमारे 3 टाइप की है, हमारे मतलब 3 ड्रग इसके अंदर बिलोंग करती है, हमारा सिमेटिडिन, फेमोटिडिन और रैनिटिडिन, यही ड्रग्स हमारे इसके अंदर बिलोंग करती हैं मेनली। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो ये हमारा जाता है डिफाइन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब देखिए जैसा इसका नाम ही है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे बॉडी में एक प्रोटॉन पंप होता है जो कि हमारी बॉडी में HCl को बेसिकली, मतलब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा H2 रिसेप्टर होता है, ठीक है, H2 जो हमारा रिसेप्टर होता है ये भी हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे कह सकते हो HCl का लेवल बढ़ाने में काम करता है। लेकिन जो मेनली HCl कह सकते हो हमारी बॉडी में बनाने का काम करती है, या फिर HCl को मेनली जो प्रोड्यूस करने का काम होता है वो हमारे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप के थ्रू होता है। तो अगर हम लोग किसी तरह इस गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर दें तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग हमारी बॉडी में जो भी एसिड का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में एसिडिटी का लेवल काफ़ी एक्चुअल में बढ़ जाता है तो जो सबसे इफेक्टिव ड्रग्स होती हैं वो हमारी यही होती हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बाकी हम लोग यहाँ पे इन्हीं के साथ जो है अपने H2 एंटागोनिस्ट को भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, लेकिन मेनली हमारे यही यूज होती हैं हमारे गैस्ट्रिक, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सभी आप लोगों ने सुना होगा, प्राजोल जिसके आगे भी लिखा हो है ना, वो सारी ड्रग्स हमारे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। तो देखिए गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर द क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द गैस्ट्रिक एसिड एंड अल्सर। तो वही चीजें इन सबको ट्रीट करने में, बाकी दे वर्क, और ये हमारे क्या करती हैं, जो हमारे प्रोटॉन पंप होता है ना, इसी प्रोटॉन पंप को ये इनहिबिट कर देती हैं, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने के लिए, द रिडक्शन इन एसिड। और जब भी हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो हमारा जो भी कंडीशन है, जैसे कि हमारा वही हम लोगों ने जो देखी GERD हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, जॉलिंगर एलिसन, इन सबको बहुत ही इफेक्टिवली हमारी ये ड्रग्स ट्रीट करने का काम करती हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडीन के बारे में बात करें तो देखिए सिमेटिडीन का आप लोगों से कभी कभी सिंथेसिस पूछा गया, इसको आप लोग देख लेना। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन जो है H2 एंटागोनिस्ट होती है ना। इट वॉज द नहीं सॉरी, ये हमारी फर्स्ट एजेंट थी जो कि H2 एंटागोनिस्ट की तरह यहाँ पे यूज की गई थी। और सिमेटिडीन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन टू H2 रिसेप्टर एंड प्रिवेंट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो सिंपल सी बात है भाई, ये हमारी H2 एंटागोनिस्ट है, तो H2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? पैराइटल सेल में। तो ये जब H2 एंटागोनिस्ट मतलब H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो हमारा बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिंथेसिस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंथेसिस देखिए वैसे थोड़ी सी लॉन्ग है बट बहुत ही सिंपल है। जैसे इसकी रिएक्शन, इसकी सिंथेसिस हमारी इथाइल 5 मिथाइल 1H इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलेट रिंग के साथ स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले होता है इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन हमारा कम हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हमारा, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब हमारा रिडक्शन हुआ तो ये हो गया सी डबल ओ CH2 हमारा CH2OH में कन्वर्ट हो गया। और इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे जब अपने अमीनो इथाइल थायोल के साथ कराएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होगा, सिंपली यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारा इसके साथ आके सिंपली अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा H2O है, ये H और ये OH ये हमारे अलग हो जाएंगे और ये CH2 के साथ डायरेक्टली हमारा ये जो है एस हमारा अमीनो इथाइल थायोल आके अटैच हो जाएगा और ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा, जिसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने डाईमिथाइल थायोसाइनो अमीडो कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा NH2 है ना, इस NH2 के साथ हमारा यहाँ पे SCH3 ये वाला ग्रुप आके बिल्कुल यहाँ से अटैच होगा। और जब यहाँ से अटैच होगा तो देखिए ये CH3S और ये NH2 में से एक H, ठीक है, CH3SH यानी कि CH3S और यहाँ से एक NH2 से एक H ये अलग हो गया और यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे बचा NH। तो यहाँ पे देखिए इस NH के साथ ये बाकी जो हमारा जितना ग्रुप है, देखिए ये SCH3 और यहाँ से एक H ये हट गया। अब ये बचा क्या है? बचा इतना ग्रुप। तो ये इतना ग्रुप यहाँ पे सिंपली जो है इस तरीके से आके अटैच हो जाता है। बस ये देखिए सेम ही है, बस ये उल्टा हो गया है। और इसकी रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पे फर्दर जो है अपने CH3NH2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा देखिए, अब यहाँ पे इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा SCH3 है ये पूरा गया, ठीक है, देखिए SCH3 गया पूरा और यहाँ इस CH3NH2 से एक H भी एक और H इस NH2 से एक H और ले लीजिए। तो यहाँ पे फिर से हमारा CH3SH निकल गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है ये CH3NH, ठीक है, देखिए CH3NH ये ग्रुप हमारा यहाँ पे आके अटैच हो गया। यानी देखिए ये SCH3 हट गया और ये वाला ग्रुप आके अटैच हो गया। बस यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे इसके साथ जो है अलग हो जाएगा और हमें यहाँ पे सिमेटिडीन हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने 13th क्वेश्चन के बारे में तो ये हमारा होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट सिंपल सी बात है, हमारी वो दवाएं होती है जो कि हमारे कैंसर को ट्रीट करने का काम करती हैं। नियोप्लाज्म हमारा कैंसर का ही एक कह सकते हो एक दूसरा नेम होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हमारी जो है एंटी कैंसर, कीमोथेरेपी, साइटोटॉक्सिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे मेनली जो है टारगेट और किल करती है हमारी कैंसर सेल्स को, ठीक है, जो कि हमारा और उनकी ग्रोथ और प्रोलिफरेशन यानी उनका जो भी हमारी बॉडी में वो प्रोलिफरेट करके बढ़ जाती हैं अलग अलग जगह पे, उनको रोकने का काम करती हैं। दे वर्क थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन देयर क्लास। बहुत अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जैसे इनकी अलग अलग क्लास होती हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर की बात करें तो हमारे कैंसर जो है 4 टाइप के देखने को मिलते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, ठीक है, लिम्फोमा। तो ये सारे हमारे इसके कुछ टाइप हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में तो देखिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का अगर मतलब वही जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये हमारी जो है 5 टाइप से जो है क्लासिफाई की जा सकती हैं। पहला हो गया एल्काइलेटिंग एजेंट, दूसरा एंटी मेटाबोलाइट, तीसरा एंटीबायोटिक, फोर्थ हो गया प्लांट प्रोडक्ट एंड फिफ्थ हो गया हमारी कुछ मिसलेनियस ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट है हम इसको फर्दर हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे 3 सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड हो गया, एक हमारा इथाइलिन अमीन हो गया और हमारा एक हो गया एल्काइल सल्फोनेट। और वही एंटी मेटाबोलाइट भी हमारा एक हो गया फोलेट एंटागोनिस्ट, फिर प्यूरिन एंटागोनिस्ट, फिर हमारा पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, फिर हमारी कुछ एंटीबायोटिक। अब इसमें देखिए आप लोग मेथोट्रेक्सेट को जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को देखने को मिला है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में। तो देखिए एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये बेसिकली ना हमारा कह सकते हो जो भी हमारा डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारी जो भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सेल की कह सकते हो डिवीजन। देखिए कैंसर में होता क्या है, कैंसर में हमारा सेल में जो है एक एबनॉर्मल डिवीजन देखने को मिलता है, यानी कि एक सेल हमारी नॉर्मली क्या होता है 2 सेल में कन्वर्ट होती है, लेकिन कैंसर में 2 की बजाय बहुत सारे मतलब बहुत सारी सेल्स में यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिला के कैंसर में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे इस सेल की जो है मल्टीप्लीकेशन, इस सेल डिवीजन को रोकना होता है। अब सेल डिवीजन के लिए हमारे कुछ एसेंशियल
बेसिकल चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हमारा डीएनए चाहिए होता है ना। तो अगर किसी तरह हम लोग यहाँ पे अपने इस डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, एडनिन, गुआनिन, इन सबको अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से बेकार कर दें, रोक दें, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम लोग यहाँ पे जो अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये हमारा जो है डीएनए के जो बेस होते हैं, जैसे हमारे पिरिमिडीन और प्यूरिन बेसेज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा गुआनिन हो गया, थाइमिन हो गया, तो ये बेसिकली गुआनिन वगैरह में हमारा जो है अल्काइल ग्रुप लाके अटैच कर देते हैं। जब अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जब पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो हमारा वो जो है, जो भी हमारा बेस है, ठीक है, वो हमारा जो है कह सकते हो इफेक्टिव नहीं रहता है और हमारा सेल डिवीजन जो है थोड़ा सा इनहिबिट हो जाता है। तो अल्काइलेटिंग एजेंट हमारा जो है एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होती हैं। बाकी दे आर द ओल्डेस्ट। अब देखिए, ये हमारी सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं। ये हमारे डीएनए को डायरेक्टली डैमेज करती हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट है, और यहाँ पे देखिए इनका जो इफेक्टिवनेस है वो हमारा यहाँ पे मिडिल 1940s में कंफर्म किया गया था क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू। और बाकी देखिए, ये हमारी ऑप्शन जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंसर को ट्रीट करने में यूज होती हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ईजिली हमारे रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं। तो यहाँ पे इनका यूज काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ मैक्लोरेथामीन की बात करें तो देखिए, मैक्लोरेथामीन को हम लोग यहाँ पे अपने मस्टीन एससीएल के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी फर्स्ट नाइट्रोजन, देखिए ये हमारी अल्काइलेटिंग एजेंट ही होती है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है आईवी रूट से दी जाती है और बहुत ही हाईली इफेक्टिव होती है। और नाइट्रोजन मस्टर्ड मतलब हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर एक क्लास होती है, तो उसके अंदर बिलोंग करती है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सिंथेसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी इसमें हम लोग सबसे पहले अपने 2 इथाइलिन ऑक्साइड की रिंग लेते हैं और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने मिथाइल अमीन के साथ कराते हैं। अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो हमारा मिथाइल अमीन है, तो इसका जो नाइट्रोजन है इसके साथ देखिए क्या होगा, इसका हमारा डीसाइक्लाइजेशन हो जाएगा, यानी कि दोनों इथाइल अमीन, देखिए एक इथाइल अमीन हमारा टूटेगा तो ये हमारा जो है इस तरीके से CH2 देखिए CH2 और ये O, और यहाँ पे देखिए इस NH2 से एक H हमारा इसके साथ आके जुड़ गया और एक H हमारा दूसरे वाले के साथ आके जुड़ गया। तो दो रिंग थी हमारी, दोनों का यहाँ पे डिसाइक्लाइजेशन हुआ और हमें यहाँ पे जो है हमारा इंटरमीडिएट देखने को मिला, जिसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने जो है SOCl2 के साथ कराएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, मैक्लोरेथामीन हमें देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमारा OH है ये हमारा Cl से रिप्लेस हो जाएगा ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में, तो एंटी मेटाबोलाइट्स देखिए एक टाइप के हमारे एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे कुछ हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका जो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल होते हैं हमारे कह सकते हो सेल के डिवीजन में या फिर कह सकते हो डीएनए के सिंथेसिस में। जैसे कि एक हमारा हो गया प्यूरिन, ठीक है, तो प्यूरिन हमारे प्यूरिन बेस होते हैं। एक हमारा हो गया पिरिमिडीन, एक हमारा पिरिमिडीन हो गया, और एक हमारा फॉलिक एसिड हो गया। तो ये तीनों हमारे ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो कि हमारे कह सकते हो डीएनए की सिंथेसिस में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, डीएनए सिंथेसिस में। और देखिए जब डीएनए होता है, यही डीएनए हमारा सेल की डिवीजन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से इन मेटाबोलाइट्स को जो है रोक दें या फिर इनको ब्लॉक कर दें, तो हम लोग क्या होगा भाई, डीएनए को भी ब्लॉक कर पाएंगे, और जब डीएनए नहीं बनेगा तो हमारा सेल की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों के बेसिस पे ही जो हमारे एंटी मेटाबोलाइट होते हैं ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एक होता है हमारा पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, एक हमारा होता है फॉलिक एसिड या फिर फोलेट एंटागोनिस्ट। फॉलिक एसिड को हम लोग यहाँ पे फोलेट के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा हमारा होता है फोलेट एंटागोनिस्ट, है ना। तो ये तीनों यहाँ पे इन तीनों को एंटागोनाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ड्रग होती है ये होती क्या है, स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल यहाँ पे हमारे मेटाबोलाइट्स के जैसा होता है। यानी कि अगर प्यूरिन एंटागोनिस्ट है तो उसका स्ट्रक्चर प्यूरिन जैसा होगा, पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट है उसका स्ट्रक्चर पिरिमिडीन जैसा होगा, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है उसका स्ट्रक्चर फॉलिक एसिड जैसा होगा। बाकी देखिए दे एक्ट आइदर बाय इनहिबिटिंग देयर सिंथेसिस, अब या तो ये इनकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, और बाय कंपीटिंग विद देम इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, या फिर ये क्या करते हैं कि देखिए अब जैसे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है तो ये इसकी जगह खुद जाके डीएनए के साथ जुड़ जाएंगे, और जब ये जाके डीएनए के साथ जुड़ जाएंगे तो भाई क्या होगा, भले ये इसकी तरह दिखते हैं लेकिन काम तो इनका इसकी तरह है नहीं, तो क्या होगा भाई, डीएनए आगे अपना अच्छे से काम कर नहीं पाएगा। बाकी देखिए दे इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल सेल फंक्शनिंग, और उसके साथ ये नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के साथ भी इंटरफेयर कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा चेंज हो गया ना, ये दिखते उसके जैसे हैं, हमारे मेटाबोलाइट्स के जैसे ही है, लेकिन काम इनका बिल्कुल अपोजिट होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जैसे कि हम लोगों ने देखा ये 3 टाइप के होते हैं। फॉलिक एसिड को एंटागोनाइज करने वाला फोलेट एंटागोनिस्ट, और इसी के अंदर हमारा आता है मेथोट्रेक्सेट जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड हमारा आता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट जो कि हमारा प्यूरिन बेस को यहाँ पे कह सकते हो हमारा एंटागोनाइज करते हैं। और थर्ड हमारा आता है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे देखिए प्यूरिन एंटागोनिस्ट में भी हमारा मर्केप्टोप्यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रग हो जाती है। तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ मेथोट्रेक्सेट के बारे में।
तो मेथोट्रेक्सेट देखिए हमारा एक टाइप का फोलेट एंटागोनिस्ट होता है। ये हमारी ओल्डेस्ट और बहुत ही हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होती है और ये हमारे इम्यूनो सप्रेशन प्रॉपर्टी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हो सके तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग हो सके नहीं इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया आपके एग्जाम में, है ना, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। बाकी देखिए इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारा जो है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, नेक और हम पे बहुत सारे अदर ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने मर्केप्टिव प्यूरिन के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बात करें तो मर्केप्टिव प्यूरिन देखिए हमारी एक टाइप की प्यूरिन एंटागोनिस्ट होती है और ये भी हमारी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग के अंदर बिलोंग करती है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करती है और इसका स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल प्यूरिन का स्ट्रक्चर हमारा जो है लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया, नॉन हॉस्किन्स लिम्फोमा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन सभी में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है कुछ नेचुरल या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में जिसको हम लोग यहाँ पे जिनका यूज हम लोग एंटी कैंसर एजेंट की तरह करते हैं, तो देखिए प्लांट प्रोडक्ट हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह काम करते हैं, रिफर्स टू कंपाउंड, और ये हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे प्लांट से ड्राइव होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर एबिलिटी होती है हमारे सेल ग्रोथ या फिर कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रिवेंट करने की। दीज कंपाउंड्स नोन एज फाइटोकेमिकल्स, देखिए ये हमारे फाइटोकेमिकल्स की तरह इनको हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और बाकी देखिए ये हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे कैंसर से फाइट करने में, जैसे सच एज डिसरप्टिंग सेल डिवीजन इन इंक्लूडिंग एपोप्टोसिस, ठीक है। तो एपोप्टोसिस मतलब होता है हमारा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि देखिए ये जो हमारी कैंसर सेल्स हैं उनको यहाँ पे किल कर सकती है, उनका उनका डेथ कराने में काम करती हैं, है ना। और इंटरफेयर विद ब्लड सप्लाई, और देखिए जो हमारा ट्यूमर होता है, ट्यूमर मतलब वही हमारा जो कैंसर जो हमारा फॉर्म कर लेता है, ठीक है, बहुत सारे कैंसर सेल्स जब इकट्ठा हो जाती हैं तो हमारा ट्यूमर फॉर्म कर लेती हैं। तो उसी देखिए वो ट्यूमर हमारा काम अच्छे से, मतलब वो अब ट्यूमर ग्रो कब करेगा, जब उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी। अगर ब्लड सप्लाई को हम लोग यहाँ पे इंटरफेयर कर दे, रोक दे, तो हमारा क्या होगा भाई, ट्यूमर जो है कह सकते हो खराब मतलब कि ज़्यादा अब ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारे ड्रग काम करती हैं। बाकी इनके अंदर बहुत ही फीवर या फिर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है और इनके अंदर हमारे मेनली 3 ड्रग बिलोंग करती है, विनब्लास्टिन सल्फेट, विनक्रिस्टिन सल्फेट और एटोपोसाइड। तो ये हमारी जो है नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग होती हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे यूनिट 1 के लगभग जितने भी बन सकने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एंटी एंजाइना ड्रग्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमने एंजाइना को ही देखेंगे। तो एंजाइना का मतलब होता है हमारा चेस्ट पेन, ठीक है। तो देखिए ये चेस्ट पेन बेसिकली होता क्यों है, एंजाइना हमारा तब होता है जब हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि भाई जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो हार्ट हमारा होता है तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं जब उनको यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ये जो हार्ट की मेन मसल्स हैं, देखिए हार्ट वैसे तो हमारा ब्लड को पंप करता ही है, लेकिन जो हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए होगी। तो हार्ट काम कैसे करता है, जो हार्ट की मसल्स हैं इनको भी तो कोई ब्लड सप्लाई करती होगी, कोई ब्लड वेसल्स, है ना। तो हमारी कोरोनरी आर्टरी हमारी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जब भी हमारी कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाती हैं तो हमें क्या होता है भाई, हमें यहाँ पे जो है एंजाइना पेक्टोरिस या फिर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और ये हमारा एक सिम्टम होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है कोरोनरी आर्टरी या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज का। इट इज अ कंडीशन दैट अराइजेज व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड इट्स सप्लाई टू मायोकार्डियम। और देखिए ये जो हमारे हार्ट की जो लेयर होती है, ठीक है, तो सबसे मिडिल या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है वो हमारी मायोकार्डियम होती है। तो इसी मायोकार्डियम को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ठीक है, जितनी जरूरत है इसको उतनी उतनी ब्लड सप्लाई जब इसको नहीं मिल पाती है तब हमें यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस या फिर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। अब टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो हमारा 3 टाइप का एंजाइना देखने को मिलता है कि हमारा स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया और वेरिएंट एंजाइना। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने एंटी एंजाइना ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए हमारे सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे हमारे 2 टाइप के मेजर क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एक हमारा वैसोडाइलेटर्स हो गए। तो वैसोडाइलेटर्स देखिए सिंपल सी बात है भाई, ये हमारी क्या करेंगे, जो भी ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देंगे, हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है उसको डायलेट कर देंगे। तो जब डायलेट कर देंगे तो ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाएगी। और दूसरा हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब देखिए कैल्शियम ही हमारे कैल्शियम आपको पता है कि कैल्शियम ही हमारा जो है ब्लड सेल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम को अगर हम लोग यहाँ पे रोक दें तो कैल्शियम आप इतना समझिए कि कहीं भी हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, कहीं भी अगर कोई चीज़ यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़ सिकुड़ रही है, ठीक है, तो उसमें हमारा कैल्शियम का बहुत मेजर रोल है। तो अगर हम लोग इस कैल्शियम को रोक दें तो हमारा क्या होगा, जो भी चीज़ यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी वो यहाँ पे डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें यही तो चाहिए कि हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो। तो यहाँ पे ये भी जो है एक टाइप का वैसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं। तो कुछ हमारे डायरेक्ट वैसोडाइलेटर होते हैं, कुछ हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो इनको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं अपने स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में।
तो नाइट्रोग्लिसरीन हमारा एक टाइप का जो है नाइट्रोग्लिसरॉल होता है, यानी ग्लिसरॉल में हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है ऐड हो जाता है, इन विच ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसमें देखिए इसमें होता क्या है, जैसे इसकी सिंथेसिस हम लोग देखें तो इसकी सिंथेसिस यहाँ पे ग्लिसरॉल से देखने को मिलती है। ये हमारा ग्लिसरॉल होता है जिसमें से हमारा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हमारे नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। बस इसकी सिंथेसिस बहुत सिंपल सी होती है। हमारा जो ग्लिसरॉल होता है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे 3HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, यानी 3 HNO3 होते हैं, जिसके साथ हमारे यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन हमें देखने को मिल सकता है और मिल जाता है, और 3H2O हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना। और ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने हाइपर टेंशन के बारे में, तो हाइपर टेंशन देखिए, हाइपर टेंशन का सिंपल सा मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर देखिए हमारी बहुत ही क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन होती है। बीपी आप लोग सुने ही होंगे, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, तो ये हाई बीपी होता है। हाइपर टेंशन मतलब हाई बीपी। तो ये हमारी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन होती है, जो कि तब हमें देखने को मिलती है जो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही एबनॉर्मली हाई हो जाता है। इट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट नैरोड एंड कॉज ब्लड टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन हार्ट वॉल। देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर का मतलब ही क्या होता है। देखिए जो हमारा हार्ट है वो आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स में, सॉरी जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। तो जब भी ये जो ब्लड है हमारा, ठीक है, तो जब भी क्या होता है ये ब्लड वेसल्स मान लीजिए किसी वजह से अगर ये बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है, नैरो हो गई, तो क्या होगा, हमारे ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होगी। और जब ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी तो ब्लड क्या होगा भाई, ब्लड हमारे इन वॉल्स पे कुछ प्रेशर लगाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से हमारा जो है वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा ब्लड। तो ये जो प्रेशर होता है, तो ये जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, देखिए नॉर्मली भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगता ही है तभी हमारा ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जब ये प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ना देखिए हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कैन टॉलरेट। अभी देखिए ये जो हमारा हार्ट है, जो ब्लड वेसल्स है, भाई हार्ट ही तो स्पेशली ब्लड को पंप करता है, तो इस हाई बीपी का इफेक्ट हमारे हार्ट में भी देखने को मिलता है। तो जो हार्ट और ब्लड वेसल्स है वो हमारे हाई बीपी को काफ़ी महीनों और काफ़ी सालों तक तो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट में अगर हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता रहता है तो हमारे ये क्या होता है, जो भी हमारी हार्ट और ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उनकी जो वॉल होती है वो यहाँ पे डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है। यानी देखिए ये जो हमारा हाई बीपी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 1 साल तक भी मान लीजिए अगर हाई बीपी है तो उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा हार्ट उसको बियर कर लेता है, ठीक है, टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर ये हाई बीपी कंटिन्यू चलती ही जा रही है तो क्या होगा भाई, हार्ट कब तक टॉलरेट करेगा, कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, उसकी जो मसल्स हैं वो यहाँ पे वीक हो जाएंगी, और वीक हो जाएंगी तो क्या होगा भाई, हार्ट हमारा जो ब्लड पंप कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, और जब हमारा हार्ट ब्लड पंप अच्छे से नहीं कर पाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है CHF, यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी कि एट लास्ट में हाई बीपी हमें जो है हार्ट फेलियर की तरफ ले जाता है, तो इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में, तो ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी को लो करने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात है। और बाकी हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने बात करें स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा एक एंजाइना का क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोग एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। यूजेस की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, इन सब में इसका यूज देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एस इनिबिटर्स के बारे में, तो देखिए ये हमारी मेजर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है एस इनिबिटर्स, और ये हमारी बहुत ही कह सकते हो सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस होती है। मतलब कि अगर किसी को भी हाइपरटेंशन है तो फर्स्ट चॉइस हमारी हमारी जो है एस इनिबिटर्स ही होती हैं। तो देखिए करती क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं एस। देखिए इसका नाम क्या है, एस इनिबिटर्स, यानी कि ACE इनिबिटर, यानी ACE को इनिबिट करेंगे। तो ये ACE आखिर है क्या, तो इसका देखिए इसका नाम होता है एंजियोटेंसिन, ठीक है, कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम। तो देखिए होता क्या है, एक हमारा एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1। तो ये क्या करता है, ये इस एंजियोटेंसिन 1 को हमारा यहाँ पे देखिए ये ACE की प्रेजेंस में ही एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ना, ये हमारा बहुत ही पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। मतलब कि ये क्या करता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स को सबसे पहली बात तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उसके बाद ये हमारा ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा। अच्छा देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए हमारा ये हमारी जो है नॉर्मल ब्लड सेल्स है, अगर मान लीजिए हमारे इनके अंदर जो है कह लीजिए एक नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है कि नॉर्मल अमाउंट में ब्लड है, ठीक है, और फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मल है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये हमारी जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो क्या होगा भाई, जो हमारा ब्लड है ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक और तरीका है, अगर मान लीजिए किसी तरह ये हार्ट ब्लड वेसल्स तो हमारी नॉर्मल ही है, ये हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हुई है हमारी,
लेकिन अगर ये जो हम लोग ब्लड वॉल्यूम है, अगर ये ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखिए पहले क्या था, पहले हमारी ब्लड वेसल्स नॉर्मल थी लेकिन ब्लड वॉल्यूम भी नॉर्मल था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक कंडीशन आया जब हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई लेकिन ब्लड वॉल्यूम अभी भी नॉर्मल है, तो भी हमारा क्या होगा भाई, ब्लड वॉल्यूम भले नॉर्मल है लेकिन जगह तो कम हो गई, तो हमारे यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो तो नॉर्मल है लेकिन जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, काफ़ी बढ़ जाए, तो क्या होगा, ज़्यादा, अगर भाई ज़्यादा वाटर है तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, है ना भाई। तो सिंपल सी बात है कि एक हाई ब्लड वॉल्यूम हो जाना भी हमारा जो है हाइपरटेंशन का मेजर कॉज होता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये हमारा इन सभी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और ये बनता कब है, ये बनता तब है जब हमारा एसी एंजाइम अपना काम करता है। तो अगर हम लोग किसी तरह इस एसी एंजाइम को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा भाई, हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनेगा नहीं सेकंड, और जब ये नहीं बनेगा तो हमारा जो है, जो भी हमारे कह सकते हो एक्शन है वो नहीं होंगे। तो ये हमारा बिल्कुल जो है इसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को काम करता है। दे वर्क बाय इंटरफियरिंग विद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजाइम इन्वॉल्व्स इन रास सिस्टम। देखिए ये जो हमारा सिस्टम होता है ना, जिसके थ्रू हमारा एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग रास सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हमारा, जिसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी इसमें हमारा एक रेनिन एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि हमारा एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर हमारा ये एंजियोटेंसिन 2 फर्दर जो है एल्डोस्टेरोन को बनाता है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, और जो एल्डोस्टेरोन है ये भी फर्दर जाके हमारा जो है कह सकते हो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो कुल मिला के जब ये एसी एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो हमारी ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, हमारा सिंपली बात है, एसी एंजाइम को ब्लॉक करता है जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको ब्लॉक करके हम लोग यहाँ पे इसको रोक देते हैं। बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, एसी इनहिबिटर्स लीड्स टू वैसोडाइलेशन, यानी कि ये वैसोडाइलेशन करते हैं। डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, यानी कि वही जो एल्डोस्टेरोन बनता है, ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन भी हमारा ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, तो इसको भी हमारा रिड्यूस करते हैं। और उसके बाद हमारा लोअर सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम भी हमारा यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन में, तो उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डायूरेटिक्स के बारे में, तो डायूरेटिक्स हमारी क्या होती है, तो डायूरेटिक्स आर द मेडिकेशंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फ्लो एंड सोडियम एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि हाइपरटेंशन के एक रीजन तो होता है ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, लेकिन दूसरा मेजर रीजन होता है ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन क्या होता है, हमारी बॉडी का वेस्ट होता है। और वेस्ट देखिए, ये वेस्ट कहाँ क्या होता है, मतलब कि जो हमारा ब्लड है ना, यही ब्लड जब हमारा फिल्टर होता है, ठीक है, तो यही ब्लड फिल्टर होकर हमारा यूरिन में कन्वर्ट होता है। मतलब कि ब्लड से जो भी वेस्ट होता है वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, और क्लीन ब्लड हमारा हार्ट के पास वापस चला जाता है, हमारे लंग के पास, ठीक है। और जो हमारा यूरिन होता है, ठीक है, तो यूरिन क्या होता है, यूरिन हमारा जो है ब्लड का जो भी वेस्ट होता है वो होता है। तो एक चीज़ आप लोग समझिए, ये यूरिन बनता किससे है, बनता यूरिन ब्लड से ही है। तो अगर मान लीजिए किसी तरह हम लोगों ने यूरिन के अमाउंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे लो हो जाएगा। लेकिन अगर ये यूरिन का वॉल्यूम किसी तरह लो हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा। यानी अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि अगर हाइपरटेंशन का कॉज अगर ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना है, ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ गया उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसी दवा दे सकते हैं जो कि इस यूरिन के अमाउंट को बढ़ा दें। जब यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम का अमाउंट कम होगा, क्योंकि ये यूरिन फिल्टर तो इसी ब्लड से हो रहा है ना, तो जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा उतना ब्लड वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, हमारा हाई बीपी जो है वो भी हमारा यहाँ पे, यानी हाइपरटेंशन यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटेंशन भी हमारा कम हो जाएगा और हमारी जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो देखिए ये जो डाईयूरेटिक्स होते हैं इनका नाम ही देखिए क्या है, डाईयूरेसिस। देखिए यूरेसिस मतलब यूरिन का अमाउंट, यूरिन का बनना, और डाई मतलब कि थोड़ा बढ़ जाना, यानी डबल अमाउंट में कह सकते हो, है ना, डाई मतलब कि डबल अमाउंट में यूरेसिस होना। तो डाईयूरेसिस हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे यूरिन फ्लो को बढ़ाती हैं, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही है कि ये हमारे यूरिन का अमाउंट को बढ़ाती हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है ब्लड प्रेशर और वर्कलोड ऑन हार्ट इन सबको यहाँ पे कम करने का काम करती हैं। तो देखिए डायूरेटिक्स आर द मेडिकेशन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फ्लो एंड सोडियम एक्सक्रीशन। और देखिए आप लोग एक चीज़ समझिए कि जो हमारा सोडियम होता है ना, Na+, ये हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे इस यूरिसिस में, यानी यूरिन के आउटपुट में ये सोडियम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि जो सोडियम होता है ना, ये अपने साथ वाटर को विड्रॉ करता है, यानी कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वाटर को अपने साथ लेके जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी में सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा दें, ठीक है, किसी तरह सोडियम को हमारी बॉडी से बाहर निकालने एक्सक्रीशन बढ़ा दें, तो हमारा क्या होगा, हमारा यूरिन जो है कुछ ज़्यादा हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा और हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो जब भी किसी को हाई बीपी होती है तो उसको बोला जाता है कि आप लोग नमक बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि नमक में क्या होता है, नमक में सबसे मेजर चीज़ हमारी सोडियम होती है। लेकिन अगर किसी को लो बीपी होती है तो उसको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाइए, क्योंकि देखिए सोडियम जब हमारी बॉडी में बढ़ेगा
ठीक है, तो हमारी बॉडी में यूरिन का आउटपुट कम होगा, यानी हमारी बॉडी में वाटर लेवल बढ़ेंगे, हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हुआ तो हमारी बॉडी से यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा, हमारी बॉडी में वाटर लेवल्स थोड़ा सा लो होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सोडियम को बाहर करके भी हम लोग यहाँ पे अपने ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं। तो दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, किडनी प्रॉब्लम्स एंड एडिमा। एडिमा हमारी स्वेलिंग होती है जो कि फ्लूइड रिटेंशन से कॉज होती है। ठीक है, मतलब कि एडिमा मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड का लेवल काफ़ी बढ़ जाना। ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं जैसे स्वेलिंग हो गया, एडिमा का मतलब कुछ खास नहीं है, सूजन आ जाना। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरथायाजाइड के बारे में बात करें तो देखिए क्लोरथायाजाइड हमारी जो है डायूरेटिक्स की एक टाइप होती है, मतलब डायूरेटिक्स के अंदर एक थायाजाइड डायूरेटिक क्लास होती है, उसी के अंदर बिलोंग करती है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी हमारा जो है वही चीज़ है कि यूजेस का हमारा हाइपरटेंशन, एडिमा, हार्ट फेलियर, और ये हमारा इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ फ्यूरोसेमाइड के बारे में तो ये भी हमारी एक टाइप की डायूरेटिक ड्रग होती है। और यहाँ पे देखिए इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम लोग जो है एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, तो इन सभी में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। अब इसकी सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस हमारी डाई 4 डाईक्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अपने NH3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे इसके साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो हमारा ClSO2OH है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये Cl यहाँ से और यहाँ से एक H, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से HCl निकल गए, और यहाँ पे क्या होगा, ये इतना ग्रुप यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। बस यही सिंपल सा होता है इसमें। और फिर इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे फर्दर जो है अपने फ्यूरॉन टू ऑयल मिथेन अमीन के साथ कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें बस अब ये जो हमारा जो है यहाँ पे देखिए ये हमारा CH हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो ग्रुप है ना, ये यहाँ से देखिए इस NH2 से एक H और ये Cl, सॉरी यहाँ पे देखिए ये Cl और इस NH2 से एक H HCl के फॉर्म में अलग हो गए, है ना, HCl अलग हो गया, और ये जो ग्रुप है ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पे जो है इस तरीके से आके अटैच हो जाता है। यानी कि ये जो ग्रुप है ये हमारा इस जगह पे आके देखिए ये NH, CH2 और ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये हमारा जो है इसकी जगह आके अटैच हो गया, और ये हमें जो है फ्यूरोसेमाइड देखने को मिल जाता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राइट द यूजेज ऑफ मिनॉक्सिडिल, तो मिनॉक्सिडिल भी देखिए एक हमारे टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होती है, और इसका नाम आप लोगों ने अपने हेयर फॉल मतलब कि हेयर फॉल में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर किसी को भी एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे मिनॉक्सिडिल, हेयर फॉल नहीं, देखिए हेयर लॉस, ये चीज़ समझिएगा, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस दो अलग अलग चीज़ें हैं। हेयर फॉल नॉर्मल होता है, वो सबको होता है, लेकिन अगर किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है तो उनमें मिनॉक्सिडिल हमारा बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ये हमारी हेयर रिग्रोथ को बढ़ाता है, ये हमारा मेल पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है, वही चीज़ जो हमारा मेल्स को जो है यानी DHT की वजह से जो भी हेयर फॉल होता है उसमें ट्रीटमेंट में, उसके अलावा यहाँ पे फीमेल पैटर्न मार रहा है तो फीमेल में भी हेयर लॉस को यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता है, और उसके बाद यहाँ पे हेयर थिकनेस को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन, इन सभी में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए यूनिट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द एंटी एरिथमिक एजेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे इसका नाम है, ये हमारे एरिथमिया को ट्रीट करने का काम करते हैं। अब एरिथमिया होता क्या है, देखिए एरिथमिया जैसे हार्ट हमारा क्या होता है, हार्ट हमारा जो है हार्ट की एक बीट होती है, 72 बीट्स पर मिनट हमारी हार्ट की एक नॉर्मल बीट होती है। अब अगर हमारा हार्ट जो है अगर 72 से कुछ ज़्यादा बीट करने लग जाए या फिर उससे कुछ कम बीट करने लग जाए, यानी कि उसकी बीट अगर बहुत ही फास्ट या फिर बहुत ही स्लो हो जाए या फिर इरेगुलर हो जाए, कभी फास्ट कभी स्लो, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एरिथमिया। ठीक है, और इस एरिथमिया को ट्रीट करने वाली जो दवाएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटी एरिथमिक एजेंट। बस अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे एरिथमिया की बात करें तो एरिथमिया देखिए, एरिथमिया वही है, एरिथमिया रिफर्स टू एन एबनॉर्मेलिटी इन द रिदम ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विच कैन कॉज द हार्ट टू बीट टू फास्ट, टू स्लो और इरेगुलरली। तो देखिए हार्ट की जो बीट होती है ना, ये हार्ट में हमारा एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है। अब अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, यानी उसमें कुछ चैनल्स होते हैं, अगर उनके सोडियम और कैल्शियम और ये सभी चीज़ों में अगर कुछ भी इनके कह सकते हो मतलब इंट्रा सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल्स में कुछ भी डिफरेंस आ जाए, तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट का जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट जो है या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत ही स्लो बीट करने लग जाता है। अब देखिए जनरली जो एरिथमिया है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती हैं तो वो हमारे हार्ट को इवेंचुअली डैमेज कर सकती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सोटालोल के बारे में, तो सोटालोल भी हमारे एक टाइप की ड्रग होती है जिसको हम लोग यहाँ पे एरिथमिया में यूज़ करते हैं।
और इसके यूजेस की बात करते हैं, हमारा वेंट्रिकुलर एरिथमिया और एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारा यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में इसके अंदर, तो हमारा आता है डिफाइंड एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट। तो देखिए हाइपर लिपिडेमिया क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हाइपर लिपिडेमिया, हाइपर, देखिए एक तो हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, और लिपिडेमिया का मतलब होता है हमारी बॉडी में लिपिड्स का लेवल बढ़ जाना। यानी जब भी हमारी बॉडी में लिपिड्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिपिडेमिया। अब ये हमारी बॉडी में देखिए प्रॉब्लम क्यों करता है, क्योंकि देखिए जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है जब ये हाई लिपिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये हमारी ब्लड वेसल्स में जाके इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। और जब ये ब्लड वेसल्स में इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा भाई, देखिए जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो क्या होगा भाई, इसकी वजह से इस इतने स्पेस में क्या हुआ, हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई ना, क्योंकि इतना स्पेस इसने खा लिया। तो अब क्या होगा, जब ब्लड यहाँ पे इस नैरो स्पेस से जाएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, तो हमारा क्या होगा, एट लास्ट में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हाइपरलिपिडेमिया है ये एट लास्ट में हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है ना। दे हेल्प मैनेज कंडीशंस लाइक हाइपरलिपिडेमिया विच इज एसोसिएटेड, यानी कि जो कि जुड़ी हुई होती है विथ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्योंकि ये हाइपरलिपिडेमिया एट लास्ट में हमारे ब्लड वेसल्स या फिर कह सकते हो हमारे हार्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर, देखिए हमारी एक ड्रग आ जाती है HMG को एंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर्स, जो कि इस हाइपर एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट के अंदर बहुत ही मेजर क्लास होती है। तो ये देखिए करती क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे स्टेटिन्स के नाम से जानते हैं, और ये हमारा एक एंजाइम होता है, एक हमारा एंजाइम होता है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस, ठीक है। तो देखिए ये करता क्या है, जैसा इसका नाम ही है, तो ये हमारा ये जो हमारा एच एम जी को एंजाइम में होता है, ठीक है। ये हमारा HMG को एंजाइम में जो है हमारा जो है इस HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस की हेल्प से, ठीक है, रिडक्टेस की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है मेवेलोनेट में। और ये जो मेवेलोनेट होता है ना, या फिर मेवेलोनिक एसिड होता है, यही हमारा फर्दर जो है एक प्रीकर्सर होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल या फिर कह सकते हो जितने भी टाइप की हमारा लिपिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ही रोक दें तो ये हमारा मेवेलोनेट बनेगा नहीं, और जब यही नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बनेगा, तो हमारी बॉडी में लिपिड्स के लेवल काफ़ी कम हो जाएंगे। तो दे आर द क्लास ऑफ ड्रग्स दैट रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बाय इनहिबिटिंग HMG को एंजाइम रिडक्टेस एंजाइम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इस एंजाइम को रोकता है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारा इसको जो है मेवोलेंट में कन्वर्ट करता है। तो अगर इसको रोक देंगे तो ये मेवोलेंट बनेगा नहीं और हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है डिफाइन द कोगुलेंट्स। तो कोगुलेंट्स देखिए, कोगुलेंट्स मतलब कि हमारा ऐसी ड्रग जो कि हमारे कोगुलेशन की प्रोसेस को बढ़ाती हैं। और कोगुलेशन मतलब क्या होता है, कोगुलेशन मतलब सिंपल सा होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब सिंपल सा हमारा ब्लड जो हमारा जैसे हमें कहीं भी कट वगैरह लगता है तो हमारे क्या होता है भाई, ब्लड जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहना रुक जाता है, तो वो क्या होता है, ब्लड एक क्लॉट बना लेता है, ठीक है, मतलब खून का थक्का जमना इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड एक क्लॉट बनाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जो कि हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो और हमें कहीं भी कट वगैरह लगेगा, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो उस कट से क्या होगा, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड बाहर फ्लो हो जाएगा, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कभी कभी हमारी बॉडी में जब भी ब्लड क्लॉटिंग जो है अच्छे से नहीं हो पाती है तो हम लोग यहाँ पे अपने कोगुलेंट्स को देखते हैं, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करने का काम करती है। दे हेल्प टू स्टॉप और स्लो डाउन ब्लीडिंग बाय एडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में ये हमारा उसको फॉर्मेशन फॉर्म करने में हमारा हेल्प करती हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनका यूज जो है ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करने में करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ एंटी कोगुलेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक तो हम लोगों ने देखा कोगुलेंट्स, कोगुलेंट्स मतलब कि जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करती है। अब एक हमारी ड्रग होगी एंटी कोगुलेंट्स। अब ये एंटी कोगुलेंट्स हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि भाई ब्लड क्लॉटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो होता क्या है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में हो गई तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मान लीजिए हमारे बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारी ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए इनके अंदर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, ठीक है, अब ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर है, मतलब बाहर नहीं हुए, अंदर वाली जो इंटरनल ब्लड वेसल्स हैं, अगर मान लीजिए उनमें थोड़ा बहुत कुछ डैमेज हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब अगर ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये कुछ अननेसेसरी ही होने लग जाए, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में देखिए होता क्या, थोड़ा समझिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में हमारा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग हो सके तो ब्लड क्लॉटिंग पढ़ लीजिएगा, तो उसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारा प्लेटलेट वगैरह का एग्रीगेशन होता है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है ना कि हमारा कुछ इस टाइप से एक जो है कह सकते हो क्लॉट बन जाता है ना। अब ये क्लॉट क्या होता है कि ये क्लॉट जो है इसकी वजह से देखिए क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट बन तो जाता है लेकिन इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो है ना वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब अगर मान लीजिए ये अननेसेसरी हमारी बॉडी में होने लग जाए, है ना, हमारी बॉडी में इंटरनली जो है कुछ ज़्यादा ही ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाए, तो क्या होगा भाई, ये जो ब्लड क्लॉट बन रहा है ये अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारे
हमारा ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ब्लड फ्लो होने से रोकेगा। तो यहाँ पे इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है ना। हाँ, अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट, चलिए देखिए ये ब्लड क्लॉट दो तरीके से बन सकता है। एक तो मान लीजिए इतना छोटा सा बना, अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट हमारा इतना बड़ा सा बन गया कि इसने पूरे ब्लड फ्लो को ही रोक दिया, तब क्या होगा भाई, हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई ही रिड्यूस हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, ये हमारी वो ड्रग होती हैं जो कि हमारे ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट दैट कैन लीड टू कंडीशंस लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे मतलब वही है कि जैसे अब मान लीजिए स्ट्रोक मतलब होता है कि हमारे ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, तो देखिए जो हमारे ब्रेन को जो भी ब्लड वेसल्स हमारी ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर मान लीजिए उनके अंदर कुछ अननेसेसरी ऐसा ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा भाई, हमारा जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड हमारा ब्रेन के पास नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ब्रेन की सेल्स यहाँ पे मरना चालू हो जाएंगी, और जब ब्रेन की सेल्स डेड हो जाएंगी तो हमें यहाँ पे अचानक से स्ट्रोक देखने को मिलता है, और ये हमारा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज होती है। तो इन सभी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं, और ये हम लोग तभी करते हैं जब हमारी बॉडी में अननेसेसरी क्लॉट बनने लग जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा डिफाइन एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब एंटी प्लेटलेट, तो देखिए अगर आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो उसमें एक स्टेप होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये जो ब्लड क्लॉट बनता है ना, इसमें हमारे प्लेटलेट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी यही प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होते हैं तब हमारा ब्लड क्लॉट बनता है। तो अगर हम लोग इन प्लेटलेट को रोकना, मतलब देखिए प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब होता है प्लेटलेट का इकट्ठा होना, तो अगर हम लोग इन प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से ही रोक दें तो क्या होगा, तब भी हमारा ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। यानी ये एक टाइप से काम हमारा एंटीकोगुलेंट्स की तरह करती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। यानी कि ये हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन प्रिवेंट होता है, और ये हमारा जो है इंटरफेयर करती है बहुत ही वेरियस पाथवेज के में, जो कि हमारा प्लेटलेट के एक्टिवेशन और एग्रीगेशन में, देखिए जैसे प्लेटलेट एक्टिवेशन और एग्रीगेशन में बहुत सारे पाथवे होते हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा प्लेटलेट इकट्ठा होते हैं। अगर हम लोग उन्हीं को रोक देंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट हमारे इकट्ठा नहीं होंगे, हमारा ब्लड क्लॉट जो है नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारे काम करती हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हमारा रहता है CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सिंपली जो हमारा हार्ट है ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो मसल्स है ना वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। जैसे ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट की मतलब ऐसा नहीं होता, बट आप लोग सिंपली समझिए, चले ऐसा वाला समझ लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा हार्ट है ना, तो इसकी जो हमारी मसल्स है ना, ये जो मसल्स है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इतनी वीक हो जाती हैं, ठीक है, कि हमारे ये जो है अपने अच्छे से काम ही नहीं कर पाती हैं। तो जब ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा भाई, हमारे हार्ट को जो है, भाई हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट जो है ब्लड को जो है कह सकते हो ब्लड को पंप करता है। तो अगर ये वीक हो जाएंगे तो हमारा हार्ट ब्लड पंप कर नहीं पाएगा, और जब हमारी बॉडी में ब्लड पंप नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो इसीलिए हमारा CHF बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक डिजीज होती है, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, क्या ये हमारी, देखिए हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हार्ट एकदम काम करना ही बंद कर दिया। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट जितना सफिशिएंटली, मतलब जितना एफिशिएंटली काम कर पा रहा था उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, इस चीज़ को हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो CHF वही होता है, CHF इज डिफाइंड एज अ फेलियर ऑफ हार्ट कैपेसिटी, मतलब कि हार्ट की जो ब्लड पंपिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, दैट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। और जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर, भाई बॉडी को काम करने के लिए हमारा ब्लड तो हर जगह चाहिए ना, और हर जगह ब्लड को कौन पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है। तो अगर हार्ट ही फेल हो गया तो हमारी बॉडी की हर एक चीज़ें रुक जाएंगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए हम लोग बात करें अपने डिफाइंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, तो ये हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे हार्ट फेलियर को ट्रीट करने का काम करती हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दे वर्क बाय इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लोइंग हार्ट रेट। यहाँ पे देखिए अब हार्ट फेल क्यों हो सकता है, अब हार्ट फेल के भी कुछ रीजन होते हैं। जैसे हार्ट फेल एक तो हो सकता है कि हमारा हार्ट को जो ब्लड वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, अब हार्ट हमारा नॉर्मली, जैसे नॉर्मली हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में हमारा पंप करता है, ठीक है, 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में पंप करता है। तो अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, अगर इसको जो है 1 मिनट में 5 की बजाय जो है 6 लीटर ब्लड पंप करना पड़ जाए तो क्या होगा भाई, नॉर्मली ये नॉर्मल अमाउंट में तो पंप कर ले रहा था, लेकिन अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा भाई, इसको पंप करने में ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ेगी। और एक दूसरा चीज़ हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर जो हमारी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है वो हमारी नैरो हो जाए तो क्या होगा, हार्ट हमारा ब्लड पंप तो करेगा लेकिन ब्लड अच्छे से आगे जा ही नहीं पाएगा, और जब अच्छे से आगे नहीं जा पाएगा तो हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि हार्ट को जो है कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जब ये काम इसको कुछ ज़्यादा टाइम तक करना पड़े,
अब इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपकी कैपेसिटी है एक बार में 1 किलोमीटर तक दौड़ने की। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि आप जो है एक बार में 2 किलोमीटर दौड़िए, तो हो सकता है किसी तरह आप दौड़ तो जाओ, लेकिन दौड़ने के बाद क्या होगा, आप काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे। तो उसी तरीके से जो हमारा हार्ट है उसकी कैपेसिटी है नॉर्मली 5 लीटर ब्लड पंप करने की। लेकिन अगर इसको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ जाए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा हार्ट जो है अपना काम जो है अच्छे से नहीं कर पाएगा, एट लास्ट में फेल हो जाएगा, एट लास्ट में ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो देखिए, अब हार्ट ब्लड पंप करता कैसे है, इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। एक हमारा होता है सिस्टोल, ठीक है, एक हमारा होता है डायस्टोल, है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हार्ट यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ही हमारा यहाँ पे हार्ट ब्लड पंप करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है हमारे ब्लड को जो है हमारे ब्लड सेल्स में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और जो हमारा रिलैक्स होता है तो हमारे हार्ट में जो है ब्लड आता है। तो देखिए, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हार्ट जो है ब्लड सप्लाई करता है, और जब हमारा हार्ट में ब्लड आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट का रिलैक्स होना। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है यही बेसिकली हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड पंपिंग में। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा, जो हमारा हार्ट फेल हुआ है, देखिए हार्ट फेलियर में बेसिकली होता है क्या, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है यही हमारा कम हो जाता है, यानी हार्ट हमारा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी हमारा ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को उसको बढ़ा दें, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दें, तो हम लोग क्या होगा भाई, हमारी ब्लड सप्लाई को बढ़ा पाएंगे, हमारा हार्ट जो भी हमारा हार्ट फेल हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रीट कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूजेज एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सन के बारे में, तो डिजॉक्सन देखिए क्या होता है। डिजॉक्सन हमारा एक टाइप की कार्डियोग्लाइकोसाइड होती है, और ये देखिए काम कैसे करती है। ये हमारा इनहिबिट कर देती है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। देखिए, अब हमारे हार्ट में एक पंप होता है Na+ एटीपेज पंप, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये जो पंप होता है ना, तो ये पंप हमारा जो है Na+ को जो है हमारी हार्ट से बाहर भेजता है, ठीक है, Na+ को बाहर भेजता है, और K+ को हमारे हार्ट के अंदर लाता है। तो अगर यहाँ पे ये पंप ब्लॉक हो गया तो क्या होगा भाई, Na+ यहाँ पे हार्ट से बाहर जाएगा नहीं, यानी Na+ का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे हार्ट के अंदर बढ़ेगा। और जब Na+ का लेवल हमारे हार्ट के अंदर बढ़ता है, ठीक है, तो हमारे हार्ट में क्या होता है, हमारे हार्ट में Ca+ का जो है प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है। और जब कैल्शियम होता है तो यही कैल्शियम क्या होता है, यही कैल्शियम तो हमारा कह सकते हो हर एक चीज़ के कॉन्ट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैल्शियम का लेवल जब हमारे हार्ट में बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, और जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा जो है हार्ट जो है अच्छे से अपना काम कर पाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे डिजॉक्सिन काम करते हैं, यानी कि ये हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंट्रासेल्युलर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम का लेवल भी बढ़ने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, दिस इनहेंस द कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी कि ये हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, एंड स्लोज द कंडक्शन, और हमारा कंडक्शन को स्लो कर देते हैं थ्रू द एवी नोड, हेल्पिंग कंट्रोल एरिथमिया पार्टिकुलरली इन एट्रियल फिब्रिलेशन। और यहाँ पे देखिए, इसी के साथ यहाँ पे ये हमारे हार्ट के कंडक्शन को भी स्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये एरिथमिया में भी एक मेजर जो है कह सकते हो एरिथमिया के ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे इसका यूज देखने को मिल जाता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है कुछ नेम ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ CHF के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेनली हमारे जो सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सिलेबस के हिसाब से हमारी मेनली 5 ड्रग जो है देखने को मिलती है। एक हमारा डिजॉक्सिन हो गया, एक हमारा डिजिटॉक्सिन हो गया, ये दोनों हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड में बिलोंग करती है। फिर एक हमारा बोसेंटान हो गया, एक हमारा टेजोसेंटान हो गया जो कि हमारा एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं, और हमारा नेसिरिटाइड हो गया जो कि हमारा थोड़ा सा मेसेलिनियस सेक्शन देखने को मिलता है इनका। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये हमारी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इनको यहाँ पे देखिए, इनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो हमारा यहाँ पे इनकी 4 रिंग से पहचाना जाता है, यानी कि इनके अंदर हमारे यहाँ पे 4 रिंग देखने को मिलती है, जिसमें 3 हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। देखिए 1 2 3, 3 हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और एक हमारी साइक्लोपेंटेन रिंग होती है, और यही इसका मेजर स्ट्रक्चर होता है। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें आप लोग को ये स्टेरॉयडल रिंग जरूर देखने को मिलेगी। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स के बारे में, तो देखिए सेक्स हार्मोन्स भी हमारे एक टाइप के स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, यानी इनके अंदर भी हमारी स्टेरॉयडल रिंग देखने को मिलती है। और इनका प्रोडक्शन देखिए, जैसे फीमेल्स में ओवेरीज हो गया, मेल्स में हमारा टेस्टिस हो गया, ठीक है, टेस्टिस हो गया। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो है ये हमारा जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी हमें देखने को मिलता है, और ये हमारा अफेक्ट करता है ग्रोथ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए सिंपल सी बात है, फीमेल के अंदर जो मेजर सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो हमारा होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और मेल के अंदर जो सबसे मेजर सेक्स हार्मोन होता है जो कि हमारे टेस्टिस के द्वारा कह सकते हो प्रोड्यूस किया जाता है, वो हमारा होता है एंड्रोजन्स, या फिर इसी को आप लोग टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हो। टेस्टोस्टेरोन हमारा एंड्रोजन का ही एक टाइप होता है, ठीक है। तो ये हमारे मेजर मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा था डिफाइन द यूजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन।
तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन हमारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हमारा एक टाइप का फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन मेनली इन हार्मोन थेरेपी। तो देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी में नेचुरली, मतलब फीमेल्स की बॉडी में नेचुरली तो बनता ही है, लेकिन इसके अलावा इसको हम लोग यहाँ पे बाहर से भी दे सकते हैं, और बाहर से इसको यहाँ पे मेनली जो है कह सकते हो यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह दिया जाता है, ठीक है, हमारे मीनोपॉजल और इसके अलावा जो है मीनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी मतलब किसी फीमेल के अंदर अगर यहाँ पे मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अच्छे से, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है अगर मतलब एक डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, तो उन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। लो सेक्स हार्मोन्स लेवल, ठीक है, अगर लो सेक्स हार्मोन लेवल है तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, और ये हमारे वुमेन में जो है प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ सिल्डेनाफिल एंड टेडेलाफिल। तो यहाँ पे देखिए सिल्डेनाफिल, इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन मतलब बाजार में आप लोग को ये वैग्रा नाम से देखने को मिलती है, ठीक है, और फिर जो हमारा हो गया टेडेलाफिल। तो ये दोनों बेसिकली हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसका यूज हम लोग यहाँ पे कहाँ करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। अब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका सिंपल सा मतलब है इरेक्शन का डिसफंक्शन हो जाना, और इरेक्शन का मतलब होता है कि जो मेल पेनिस होता है, ठीक है, तो मेल पेनिस का जब साइज यहाँ पे इंटरकोर्स के टाइम जब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इरेक्शन होना, ठीक है। तो वो इरेक्शन जब अच्छे से नहीं अचीव हो पाता है मेल्स में, तो उसी चीज़ को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ही ट्रीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन दवाओं का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये काम कैसे करते हैं, तो काम देखिए कैसे करते हैं कि अब सबसे पहले देखिए इसका काम समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इरेक्शन कैसे होता है, मतलब मेल की जो पेनिस होता है, पेनिस में इरेक्शन आखिर देखने को कैसे मिलता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, तो जब भी मतलब ऐसा कुछ मेल्स में एक्साइटेशन वगैरह होता है, ठीक है, जब भी उनके अंदर कुछ सेक्सुअल थॉट्स वगैरह होते हैं और वो एक्साइटेशन होता है, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है, और ये जब नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये हमारा ग्वानालाइट साइक्लेज पाथवे को एक्टिवेट करता है, और इस पाथवे के थ्रू क्या होता है, जो हमारा जीटीपी है ये हमारा सीजीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो सीजीएमपी है ये क्या करता है, ये हमारे कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी में डिक्रीज करता है। अब आप एक बात बताइए, कैल्शियम का काम क्या है, हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करना। अगर इसका लेवल कम हो गया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है तो जो हमारी पेनिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, तो पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे रिलैक्स हो जाती हैं, यानी डायलेट हो जाती हैं। तो जब ये डायलेट हो जाती हैं तो इनका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है। जब ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हमारा पेनिस का साइज बढ़ता है, ठीक है, उसमें इरेक्शन देखने को मिलता है, यानी पेनिस में इरेक्शन हमारा ब्लड सप्लाई के बढ़ने से देखने को मिलता है। अब देखिए होता क्या है कि भाई देखिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे पेनिस का साइज कंटिन्यू बढ़ा ही रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीजीएमपी है ना, तो ये कुछ टाइम तक तो ये एक्टिवेट होता है हमारा ये हमारा CA2+ को यहाँ पे रिड्यूस करता है, लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ पे ठीक है क्या होता है कि ये सीजीएमपी हमारा यहाँ पे जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और इसमें हमारा एक एंजाइम होता है PD5 फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम होता है, जिसकी हेल्प से हमारा सीजीएमपी जो है जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म हो जाती है। यानी कि देखिए जब तक सीजीएमपी हमारा एक्टिवेट है तब तक ही हमारा क्या करेगा, हमारा CA2+ को रिड्यूस करेगा, पेनिस में इरेक्शन लाएगा। लेकिन अगर ये हमारा जीएमपी में कन्वर्ट हुआ तो ये PD5 तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा काम करना बंद कर देगा, ठीक है, और पेनिस में जो इरेक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो उसमें होता क्या है, उसमें जो सीजीएमपी है ना ये बनता तो है, लेकिन ये सीजीएमपी तुरंत हमारा जीएमपी में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो अगर हम लोग किसी तरह इस फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम को ही इनहिबिट करते हैं तो क्या होगा भाई, ये जो सीजीएमपी है ये हमारा जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये जो सीजीएमपी ये कंटिन्यू यहाँ पे हमारे रिलैक्स रहेगा, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरीके से ये ड्रग्स हमारी काम करती हैं, यानी कि ये हमारा जो है, और जब ये सीजीएमपी इनहिबिट होती है तो ये हमारा कंटिन्यू रिलैक्स रहेगी, जिससे हमारा एरेक्शन जो है एक मेंटेन रहेगा, ठीक है, तो इरेक्शन यहाँ पे अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें जो है कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है, यानी ये क्या करता है, ये हमारा जो है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा साइक्लिक जीएमपी यानी साइक्लिक ग्वानिसीन ठीक है, ग्वानोसीन ठीक है, ग्वानोसीन मोनोफॉस्फेट है, ये हमारा यहाँ पे जो है इसका ब्रेक डाउन, यानी कि ये हमारा जीएमपी में नहीं ब्रेक होता है और यहाँ पे कंटिन्यू बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है पेनिस में बना रहता है।
यूजेस की बात करते हैं, यहाँ पे यूज इसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हम लोग करते हैं। और इसी तरीके से देखिए ये दोनों ही ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम होता है, यानी जो हमारे सिल्डेनाफिल है, ठीक है, और जो हमारा टेडेलाफिल है, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने का काम करती हैं। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम होता है, यानी ये दोनों ही हमारे सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करती हैं और हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने का काम करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ कंडीशन इन विच you are unable to get or keep an erection from enough for satisfactory sexual intercourse, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वही चीज़ है कि एक जो है सेटिस्फाई मतलब एक इरेक्शन नहीं मिल पाता है पेनिस को, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एक सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स नहीं हो पाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिफाइन एंड क्लासिफाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इनको यहाँ पे माउथ यानी पिल यानी कि देखिए ये छोटी छोटी पिल के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं और ये हमारे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। तो देखिए प्रेगनेंसी में मेनली क्या होता है भाई, प्रेगनेंसी में मेनली जो हमारा ओवम है, ठीक है, और जो स्पर्म है, जब ये दोनों यहाँ पे हमारा फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं तभी यहाँ पे हमारा प्रेगनेंसी होती है। तो अगर किसी तरह इस ओव्यूलेशन यानी इस ओवम को रिलीज होने से ही रोक दिया जाए, ठीक है, या फिर इस स्पर्म को यहाँ पे जो है और बाय ऑल्सो बाय प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम पेनिट्रेटिंग थ्रो सर्विक्स, ठीक है, पेनिट्रेटिंग, ठीक है, पेनिट्रेटिंग थ्रो सर्विक्स। तो अगर हमारा जो स्पर्म है, देखिए दो चीज़ हो सकती है, एक या तो हम लोग इस ओवम को बनने से ही रोक दें और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे इस स्पर्म को इस ओवम के पास पहुँचने से ही रोक दें तो क्या होगा, दोनों ही केस में हमारा जाइगोट नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी हमारी प्रिवेंट हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो हमारे दो टाइप की होती है, हमारा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हमारा प्रोजेस्टिन ओनली। तो देखिए इसमें आप लोग थोड़ा सा डिटेल में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लेक्चर जाके देख लीजिएगा तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी इसमें होता क्या है कि जो हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं फीमेल्स में, उन्हीं का जो है सिंथेटिक फॉर्म हम लोग यूज करके हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। यानी कंबाइंड में क्या होता है, कंबाइंड में हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है और प्रोजेस्टिन ओनली में हमारा सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिफाइन एंड क्लासिफाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में, तो देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हमारे जो है स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है। एड्रिनल ग्लैंड के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक हमारा एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो है कुछ इस तरीके से किडनी के ऊपर देखने को मिलती है और इसका दो पार्ट होता है, एक हमारा कॉर्टेक्स, एक हमारा मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है यही हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करते हैं। द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय, और ये देखिए इनका जो रिलीज होता है ना, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, जो कि हमारा फर्दर जो है हमारा हाइपोथैलेमिक कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन से रेगुलेट होता है। देखिए इतना कंफ्यूज मत होइए, आप लोग सिंपली समझिए कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है, जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो नेचुरली तो ये प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन अगर हम लोग बाहर से इसको दे रहे हैं तो बाहर से इसका यूज हम लोग जो है अपने हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, करते हैं। और ये हमारी बेसिकली जो है इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को यहाँ पे रिड्यूस करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक हमारा मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक हमारा होता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिफाइन एंड क्लासिफाई थायराइड हार्मोन्स के बारे में, तो थायराइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के हार्मोन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं और ये हमारी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। और देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ, देखिए थायराइड ग्लैंड हमारी एक टाइप की बटरफ्लाई ग्लैंड होती है जो कि हमारे नेक के पास, ठीक है, आप लोग के गले के पास जो ग्लैंड होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की हमें जो है थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है और यही हमारा क्या रिलीज करती है, T3 और T4 जो कि हमारे होते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो T3 होता है हमारा T3 होता है हमारा ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 होता है हमारे यहाँ पे थायरॉक्सिन, ठीक है। तो यही दोनों हार्मोन होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारी रिलीज करती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड टेस्ट के बारे में, तो देखिए कभी आप लोग थायराइड टेस्ट अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो थायराइड टेस्ट में आप लोग को यही बोलते हैं T3 T4 TSH का टेस्ट। तो इसमें देखिए T3 T4 तो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं और TSH हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तो इन तीनों का लेवल हमारी बॉडी में हम लोग चेक करते हैं। अब जब ये नॉर्मल लेवल है जो ये हमारा होता है लगभग जो है TSH का होता है 0.5 से 5 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर, T4 का होता है 5 से लेके 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, और T3 का होता है लगभग 80 से लेके 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है।
ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ थायराइड हार्मोन्स के बारे में, तो देखिए थायराइड वैसे तो हमारी बॉडी में नॉर्मली ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे T3 T4 हमारी बॉडी में नॉर्मली तो होता ही, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में एक हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन आ जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाना। तो जब कम हो जाते हैं तो बाहर से हम लोग सिंथेटिक फॉर्म में जब इनको देते हैं, ठीक है, तो वो वही हमारा हो जाता है थायराइड हार्मोन। अब बाहर से सिंथेटिक फॉर्म देखिए, एक हमारा होता है थायरॉक्सिन, तो जो T4 का सिंथेटिक फॉर्म होता है वो हमारा होता है एल थायरॉक्सिन, ठीक है। तो एल थायरॉक्सिन ऑल्सो नोन एज लिवोथायरॉक्सिन, ये हमारा सिंथेटिक फॉर्म होता है थायराइड हार्मोन का, बिल्कुल सिंथेटिक फॉर्म होता है, मतलब थायराइड हार्मोन की तरह ही काम करता है, बस बाहर से दिया जाता है, विच इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। देखिए नॉर्मली तो T4 हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर हम लोग बाहर से देते हैं वो हमारा सिंथेटिक फॉर्म होता है, जो कि हमारा होता है एल थायरॉक्सिन। अब इसका स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है एल थायरोनिन। तो एल थायरोनिन भी देखिए, अब एल थायरॉक्सिन हमारा T4 का सिंथेटिक फॉर्म होता है, और एल थायरोनिन हमारा T3 का सिंथेटिक फॉर्म होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन का सिंथेटिक फॉर्म होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका यूज देखने को मिलता है। नाउ फाइनली हम लोग बात करें अपने यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यूनिट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एंटी डायबिटिक एजेंट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसके ऊपर हम लोगों ने लेक्चर भी अपलोड कर दिया है, तो इसको आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो देखिए डायबिटीज बेसिकली होता क्या है। डायबिटीज का सिंपल सा मतलब है हमारी ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। यानी जब भी हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन है, ठीक है, या तो ये इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है, या तो ये इंसुलिन हमारी बॉडी में बन तो रहा है लेकिन ये काम अच्छे से नहीं कर पाता है, यानी इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो इन दोनों ही केस में हमारा क्या होता है, देखिए ग्लूकोज को हमारे ब्लड से, ठीक है, और सेल में पहुंचाने का काम हमारा इंसुलिन ही करता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हुआ या फिर ये इंसुलिन के काम करने की सेंसिटिविटी कम हो गई, तो इन दोनों ही केस में हमें यहाँ पे डायबिटीज देखने को मिल जाता है। और ये हमारी एक इररिवर्सिबल डिजीज होती है, यानी एक बार अगर ये हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसको सिर्फ यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको शुगर के नाम से जानते हो। डायबिटीज मेलाइटिस इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इट अकर्स आइदर ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, या तो ये इंसुलिन के जो है इनएडिक्वेट, यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और बॉडीज इनएबिलिटी ऑफ इफेक्टिवली यूज इंसुलिन, और या तो प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन बॉडी जो है इनेबल हो जाती है, यानी कि ज़्यादा मतलब बॉडी की जो इफेक्टिव एबिलिटी होती है इंसुलिन को यूज करने की वही इनेबल हो जाती है, ठीक है, मतलब कि बॉडी जो है एबल ही नहीं रह जाती है ना। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे 3 टाइप की डायबिटीज देखने को मिलते हैं मेनली। एक हमारा टाइप 1, टाइप 1 में हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ही कम हो जाता है। टाइप 2 में हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल तो नॉर्मल है लेकिन बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, ये मेनली मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, और ये टेम्परेरी होता है, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी उसके बाद नॉर्मल हो जाता है ना। हम लोग यहाँ पे बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन देखिए ये जो हमारा हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने में, ये होता क्या है, तो ये हमारे टाइप का पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस पार्टिकुलरली द रेगुलेट, तो वही चीज़ हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। और यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्शन कौन करती है, तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है, ठीक है, तो पैनक्रियाज के अंदर हमारी जो है एक पार्ट होता है पैनक्रियाटिक आइलेट, ठीक है, या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है, इसका 2 नाम होता है, पैनक्रियाटिक आइलेट या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो ये हमारी पैनक्रियाज के अंदर एक टिश्यू का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि क्या करता है, जो कि हमारा यहाँ पे 3 टाइप की सेल, मतलब इसके अंदर 3 टाइप की सेल होती है, एक हमारा अल्फा, एक हमारा बीटा, एक हमारा गामा। तो इसी में से जो बीटा सेल होती है यही हमारा बनाती है इंसुलिन, ठीक है, यानी कि इंसुलिन हमारी जो है प्रोड्यूस्ड और सिक्रीट होती है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस इन पैनक्रियाज। इंसुलिन एसेंशियल फॉर, अब देखिए ये हमारा एसेंशियल होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो मेनली यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा ग्लूकोज को जो है, देखिए ग्लूकोज का काम हमारा सेल्स में होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी ब्लड में ही रह जाए तो हमें यहाँ पे डायबिटीज देखने को मिलती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मेटफॉर्मिन के बारे में।
तो देखिए मेटफॉर्मिन हमारा एक टाइप का एंटी डायबिटिक एजेंट होता है और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला एंटी डायबिटिक एजेंट होता है। अभी देखिए करता क्या है, तो देखिए ये हमारा जो है मेटफॉर्मिन जो है बाइगोनाइड्स के अंदर बिलोंग करता है, मतलब बाइगोनाइड्स हमारी क्लास होती है, उसी के अंदर की ड्रग होती है मेटफॉर्मिन। तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल बाइगोनाइड्स जैसा ही होता है। तो बाइगोनाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए कैसा होता है, दे इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए दो टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक हमारा है यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी में न्यू ग्लूकोज का बनना, ठीक है, पहला हो गया न्यू ग्लूकोज का बनना, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब हो गया हमारा जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होना हमारा किसमें, ग्लूकोज में। तो देखिए इन दोनों ही प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज और ज़्यादा बन रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी को डायबिटीज है और उसकी बॉडी में और ज़्यादा ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा बनने लग जाए तो वो तो हमारा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कम से कम हमें ये तो इंश्योर करना पड़ेगा ना डायबिटीज में कि और अलग से एक्स्ट्रा ग्लूकोज ना बने। तो ये इन दोनों प्रोसेस को क्या करती है, इनहिबिट करती है, यानी दोनों प्रोसेस को रोकती है इन लिवर बाई सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स 1 इन ईटीसी। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो, हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था, तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, तो उसको सप्रेस करके ये हमारा काम करती है, लीडिंग टू डिक्रीज्ड एटीपी एंड एक्टिवेशन ऑफ एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एएमपी के। तो जो कि क्या करता है, देखिए जब ईटीसी हमारा क्या होता है भाई, ईटीसी के थ्रू ही हमारा एटीपी बनता है, तो जब ईटीसी का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा तो एटीपी बनेगा नहीं, और जब एटीपी नहीं बनेगा, ठीक है, तो एट लास्ट में देखिए ये हमारा एक और काम करती है कि हमारा एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस होता है एएमपी के, ये इसको भी एक्टिवेट कर देती है। ये जो हमारा मेटफॉर्मिन है, देखिए ये क्या क्या करती है, ये हमारे एटीपी का प्रोडक्शन रोकती है पहला, दूसरा ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराती है दूसरा, और तीसरा ये हमारा एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एएमपी को एक्टिवेट कर देती है। अब ये जो एएमपीके होता है ये करता क्या है, एएमपीके एक्टिवेशन रिड्यूसेस ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो ये क्या करता है, ये पहली बात कि वही जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज का प्रोडक्शन है, यानी यही जो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है, इनको तो रोकता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। यानी देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज होती हैं, देखिए एक चीज आप लोग समझिए, जितनी भी टाइप की हमारी ड्रग है एंटी डायबिटिक एजेंट, वो हमारी टाइप 2 डायबिटीज को ही ट्रीट करती हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और वो है बाहर से इंसुलिन देना। और टाइप 1 डायबिटीज हमारी जो है कह सकते हो जेनेटिकल होती है ना, मतलब कि ये जेनेटिक सही होती है और इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इसमें इंसुलिन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक मतलब बहुत टिपिकल डिजीज होती है, और जिसको भी होते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसको यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन जो टाइप 2 होती है ये हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, मतलब ये लाइफ स्टाइल ख़राब करने की वजह से हो जाता है, और इसी का ट्रीटमेंट करने के लिए ये सारी दवाएं होती हैं। तो देखिए इसमें टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन जो है अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाने का काम करती है हमारी मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है ये हमारी जो है कह सकते हो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे मेटफॉर्मिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा जो है इसका कुछ सिंपली इस तरीके से देखने को मिलता है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, मेटफॉर्मिन कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायाजोलिडाइनेडियोन्स। तो ये भी हमारे एक टाइप की एंटी डायबिटिक एजेंट होती है। तो देखिए ये क्या करता है, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट आप लोग सिंपली जो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल ऐसे समझना। देखिए ये हमारा जो है ये अपना इफेक्ट करती है एक्टिवेट करने में PPAR गामा। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये हमारा एक टाइप का जो है हमारा एक टाइप का कह सकते हो एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, जो कि हमारा फाउंड प्राइमरी इन एडिपोज टिश्यू और मसल्स एंड लिवर। देखिए ये होता क्या है, जैसे जो हमारी मसल्स एडिपोज टिश्यू हो गई, मसल सेल्स हो गई और जो लिवर हो गया, उनकी जो सेल्स होती है ना, तो उनके सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस में हमें एक रिसेप्टर देखने को मिलता है जो कि हमारा हो जाता है PPAR गामा, ठीक है। और ये जो थायाजोलिडाइनेडियोन्स है ये इन्हीं को एक्टिवेट करती हैं। अब देखिए जब ये एक्टिवेट होता है तो ये करता क्या है, व्हेन एक्टिवेटेड PPAR गामा मॉड्यूलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्वड इन ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी न्यूक्लियस है इसी में तो हमारा DNA बनता है, और ये जो DNA है यही हमारा जो है कह सकते हो हमारे जीन रेगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो ये इनके जीन को थोड़ा सा एक्सप्रेस करता है, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो मॉडिफाई कर देता है, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म में। अब देखिए बाई एक्टिवेटिंग PPAR गामा
टीजी थायाजोलिडाइनिडोन्स इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज टू इंसुलिन। देखिए होता क्या है, जैसे टाइप 2 में हम लोगों ने देखा कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो ये काम अच्छे से नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए जो हमारी सेल्स हैं जहाँ पे इंसुलिन हमारा ब्लड वेसल से हमारे ग्लूकोज को ले जाने का काम करता है, तो देखिए ग्लूकोज को इंसुलिन सेल के अंदर कब ले जा पाएगा? जब इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं सेल के ऊपर, इस पर ये अच्छे से काम कर पाए। लेकिन होता क्या है कि टाइप 2 में जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये यहाँ पे जो है इंसुलिन को जो है बाइंड ही नहीं होने देते, मतलब कि ये रिसेप्टर के प्रति इंसुलिन की सेंसिटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये करते क्या है कि ये हमारी जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को हमारा बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज को बढ़ा देते हैं, फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का जो अपटेक है, यानी ग्लूकोज का जो सेल में जो ग्लूकोज जाता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसकी वजह से क्या होगा भाई, जब ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाने लगेगा, इंसुलिन जब अपना काम अच्छे से करने लगेगा, तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इन लिवर पीपीआर गामा एक्टिवेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, फर्दर लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल्स। और देखिए जब हमारा लिवर में जाता है तो लिवर में ही हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा फर्दर जो है हमारे शुगर लेवल का प्रोडक्शन यहाँ पे लो हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये ड्रग्स काम करती हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में इसके अंदर, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्लीज आप लोग इसको मत छोड़िएगा। आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस बेंजोकेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात, ये बेंजोकेन और प्रोकेन हमारी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एनेस्थीसिया काम करते हैं लोकली, ठीक है। यानी जिस जगह पे हमें, जैसे जब हमें दांतों का कह सकते हो डेंटल ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, दांत निकलवाने होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें चाहिए होता है ना कि जहाँ से दांत निकल रहा है सिर्फ उस एरिया पे हमारा एक मतलब कि एनेस्थीसिया हो जाए, ठीक है। तो देखिए जब लोकली हमें एनेस्थीसिया करना होता है किसी लोकली जगह, तो हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं, और उन्हीं के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा यूज होने वाली ड्रग्स होती हैं बेंजोकेन और प्रोकेन। तो बेंजोकेन की बात करें तो बेंजोकेन का स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होता है, और यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस हम लोग अगर देखें तो इसकी सिंथेसिस हमारी टोलुइन से देखने को मिलती है। तो टोलुइन का जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारा NO2 ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाता है इस रिंग में टोलुइन में, और हमारा बन जाता है पैरा नाइट्रोटोलुइन, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे आके अटैच हुआ है। नाउ इसका जब हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा CH3 है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है और हमारे ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये बन जाता है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इसका हम लोग फर्दर जब हिस्टेरिफिकेशन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो हमारा COOH है ना, तो देखिए यहाँ से COO तो है, यहाँ से OH, और इस C2H5 से हमारा एक H, ठीक है, देखिए C2H5OH से हमारा एक H, और यहाँ पे इस COOH से OH, ये दोनों हमारे H2O के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में अलग हो गए, और यहाँ बचा क्या, C2H5O। तो यहाँ पे देखिए ये जो C2H5 है, यानी C2H5 यानी CH2CH3, देखिए C2H5 यही हो गया ना, C2H5, और ये O, और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और ये बन जाता है इथाइल पैरानाइट्रोबेंजोएट। और यहाँ पे फर्दर इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की जगह हमारा हाइड्रोजन आ जाता है, और हमें यहाँ पे बेंजोकेन देखने को मिल जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकेन की बात करें तो देखिए प्रोकेन भी हमारा एक टाइप का लोकल एनेस्थेटिक होता है, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसकी सिंथेसिस की बात करें तो देखिए इसकी सिंथेसिस तो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग बस 2-chloro-4 अमीनो बेंजोएट के साथ यहाँ पे जो है डाई इथाइल अमीन की रिएक्शन कराएंगे, जिसके साथ क्या होगा, हमारे यहाँ पे देखिए यहाँ से Cl, यहाँ से H अलग हो गया HCl के फॉर्म में, और यहाँ पे ये जो है पूरा ग्रुप यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाता है, और हमें यहाँ पे हमारा प्रोकेन देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कंप्लीट 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी देखिए इतने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, बट मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाने चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच।